क्या हरियाणा में ईवीएम का खेल हुआ है या जो पार्टी हारती है वो ईवीएम का रोना रोती है? हरियाणा में चुनाव हुआ जिसके नतीजे बिल्कुल अप्रत्याशित हैं और यहां तक कि यह भी कहेंगे कि अस्वीकार्य हैं। क्या हरियाणा के कई पोलिंग बूथ पर काउंटिंग के समय 99% चार्ज मिली ईवीएम? काउंटिंग चल रही थी, 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई और जब उनका डाटा निकाला गया वोटिंग का तो उसमें खाली भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 60 से 70% इंक्रीज आ रहा है। क्या कांग्रेस पार्टी हारने के बाद हरियाणा में ईवीएम का आरोप लगा रही है तो बीजेपी पूछ रही है तो जम्मू में ईवीएम का आरोप क्यों नहीं? इस पूरे ईवीएम की लड़ाई में एक नेता चुनाव जीतने के बाद भी अपने बयानों के चलते सुर्खियों में आता है। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 की 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। हालांकि हरियाणा के चुनाव में हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी का बयान भी सुर्खियों में रहा, जिन्होंने कहा था कि सारा इंतजाम हमने कर रखा है। कि भारतीय जनता पार्टी एक तरफा सरकार बना रही है, हमारे पास सारी व्यवस्थाएं हैं, आप चिंता मत करिए। नरेंद्र मोदी भी एक बार इसका इशारा अपने भाषण में करते हुए नजर आए कि आपको लगता है कि हम आखिरी वक्त में कुछ करते हैं। नहीं साहब, हम बहुत पहले से सब व्यवस्था करके रखते हैं। और लोग इस भाषण को ईवीएम की व्यवस्था से या चुनाव जीतने की तरकीबों से जोड़कर देख रहे हैं। हालांकि राहुल गांधी का बयान भी सुर्खियों में है जब उन्होंने कहा था कि बीजेपी का चुनाव जीतना यूं ही नहीं हो रहा, ईवीएम में उनकी आत्मा है। ईवीएम के बिना नरेंद्र मोदी चुनाव नहीं जीत सकता है। इस पूरी पृष्ठभूमि में हरियाणा के चुनाव सरगर्मियों में है। कांग्रेस पार्टी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात का ऐलान किया है कि जम्मू कश्मीर में तो वो सरकार बनाने जा रहे हैं, लेकिन हरियाणा के चुनाव परिणाम उन्हें कबूल नहीं है। कहूंगा कि जम्मू और कश्मीर के जनता ने स्पष्ट जनादेश दिया है नेशनल कॉन्फ्रेंस और इंडियन नेशनल कांग्रेस के गठबंधन को। भारी बहुमत से उनको जिताया है, सरकार बनेगी और वो साक्ष्यों को जुटाकर इलेक्शन कमीशन में इसकी शिकायत करेंगे। कल या परसों तक हम उम्मीद करते हैं कि हम चुनाव आयोग के सामने एक विस्तार से जो अलग अलग जिलों से अलग अलग असेंबली कंस्टिट्यूएंसी से शिकायतें आई हैं, कुछ आज हमने इलेक्शन कमीशन के सामने रखा था, पर और भी हैं और बड़े गंभीर मुद्दे हैं ईवीएम को लेकर। और जिस तरीके से एक माहौल पैदा करने की प्रयास की गई, दबाव स्थानीय अधिकारियों पर लाया गया और जहां जिन जिन सीटों में हमारी हारने की कोई गुंजाइश नहीं थी वहां हम हारे। मैं समझता हूं ये नतीजा लोक भावना के खिलाफ है। कई मतगणना स्थलों पर से जो जानकारी हासिल हुई उनके उदाहरण देते हुए कांग्रेस पार्टी ने संदेह व्यक्त किया है कि हरियाणा के चुनाव में कुछ खेल किया गया है। हरियाणा का चुनाव क्या प्रभावित किया गया? अगर एक लाइन में इसको कहा जाए तो ये तंत्र की जीत है और लोकतंत्र की हार है। हम इसे स्वीकार नहीं कर सकते। कांग्रेस पार्टी की तरफ से यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि पूरे विपक्षी खेमे की तरफ जनता की लहर बनी हुई थी। खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता ये नहीं मान रहे थे कि हरियाणा वो जीत रहे हैं। रिजल्ट आए हैं, उनसे अचंभित हैं और हम अपनी बीजेपी अचंभित है कि उनका देखा आपने क्या माहौल था। ये जैसे पूरे प्रदेश में माहौल था उसके विपरीत ये नतीजे आए हैं और इस बात में दम है। इस बात को हम भी पुख्ता तरीके से जोर देकर कहना चाहते हैं कि अगर हरियाणा बीजेपी जीत रही होती तो 10 रैलियां प्रस्तावित थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की,
उन्होंने केवल 4 रैलियां क्यों की? आखिरी दिनों में चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी के सबसे बड़े नेता हरियाणा से नदारद क्यों पाए गए? अगर बीजेपी हरियाणा जीत रही थी तो वो कौन सी जनता थी जो उन्हें गांव में घुसने से रोक रही थी, किसान आंदोलन से खफा थी? कौन सी ऐसी रणनीति थी कि जनता के बीच चुनाव प्रचार कायदे से न कर पाने वाली बीजेपी जनता का वोट लेकर चुनाव जीतने का दावा कर रही, और वह भी 2014 और 2019 के जनमत से ज्यादा, और पिछले 2 बार के विधानसभा चुनाव में जितना हरियाणा को सीटें मिली उससे भी ज्यादा। यह कैसे हो गया? 2014 और 19 में लोकसभा में भी हरियाणा में बीजेपी ने एक तरफा कमोबेश परिणाम दिया था, लेकिन 2024 के चुनाव में 50-50 हो गया। इससे यह भी अंदाजा लगाया जा रहा था किसान, पहलवान, नौजवान परेशान हैं और हरियाणा में सरकार बदलने जा रही। लेकिन वो कौन सी साजिश है जिसने इस तरह से बदल दिया? यह बात लोगों के गले नहीं उतर रही है, और खुद भारतीय जनता पार्टी के नेता भी आश्चर्यचकित हैं कि यह कैसे हो गया। टेलीविजन पर बोलने में सब आत्मविश्वास से भर रहे हैं कि हमें तो यह पहले से पता था कि यही होने वाला है। फिर प्रचार करने क्यों नहीं जा रहे थे? फिर वहां मोमेंटम क्यों नहीं बन पाया था? आखिरी में अपनी रैलियां कैंसिल क्यों कर रहे थे? ये बात लोगों के गले नहीं उतर रही। कांग्रेस पार्टी की गलतियां और चूक क्या थी, जिसका विश्लेषण मैंने ठीक पिछली वीडियो में अभी किया है। अगर न देखे हो तो एक बार वहां देख लीजिए, वो बातें वहां आ गई कि अगर वो गलतियां कांग्रेस न करती तो हो सकता है चुनाव परिणाम कुछ और होता। लेकिन ईवीएम वाला पूरा प्रकरण क्या है और क्या है ये सवाल, इस पर विश्लेषण बहुत जरूरी है। ईवीएम भी कमाल की चीज है ना, लाई कांग्रेस, दुरुपयोग कर रही है बीजेपी। ऐसा लगता है जैसे एलपीजी लाई कांग्रेस, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उसका दुरुपयोग करके अंबानी और अडानी पैदा किया बीजेपी ने। जीएसटी लाई कांग्रेस, दुरुपयोग की बीजेपी। यानी कांग्रेस की कई पॉलिसी ऐसी थी जिनका दुरुपयोग करने का रास्ता खुला, और भारतीय जनता पार्टी ने चंद वक्त में ही उसका दुरुपयोग करके नजीर पैदा कर दी। और उसी में सबसे बड़ा उदाहरण है ईवीएम। मैं फिर से उस नेता की क्लिप दिखाना चाहता हूं जिसने चुनाव हारने के बाद ईवीएम पर सवाल नहीं उठाए। उसने चुनाव जीतने के बाद ईवीएम को कहा कि मैं 80 के 80 सीटें भी जीत जाऊं तो भी ईवीएम को स्वीकार नहीं कर सकता। हम ईवीएम के दम पर पहले चुनाव जीतेंगे, सत्ता में आएंगे और ईवीएम हटाएंगे। उस नेता का नाम है अखिलेश यादव। अध्यक्ष महोदय, ईवीएम पे मुझे कल भी भरोसा नहीं था, आज भी नहीं भरोसा। मैं 80 के 80 सीट जीत जाऊं तब भी नहीं भरोसा। और मैंने अपने चुनाव में कहा था अध्यक्ष महोदय कि ईवीएम से जीत करके ईवीएम हटाने का काम करेंगे। न ईवीएम का मुद्दा मरा है, न जाएगा खत्म। जब तक ईवीएम नहीं हटेगी हम समाजवादी लोग उस बात पर अड़ग रहेंगे। हालांकि पुराना रिसर्च करते हुए मुझे यह भी मिला कि कांग्रेस पार्टी भी कई राज्यों में जब चुनाव करके जीतती है तो राहुल गांधी से पूछा गया तो राहुल गांधी ने भी यह बयान दिया था कि हमें ईवीएम पर यकीन नहीं है। विपक्ष की पार्टी को ये मशीनें दिखा दीजिए, खोल के हमें दिखा दीजिए ये कैसे चलती हैं, हमारे एक्सपर्ट्स को दिखा दीजिए। इलेक्शन कमीशन नहीं दिखा। यह बात केवल सपा और कांग्रेस की नहीं है। जब बीजेपी विपक्ष में थी तो उनके एक नेता जीवीएल नरसिम्हा राव ने तो पूरी एक किताब लिख दी कि ईवीएम कैसे एक बहुत बड़ा स्कैम है। बीजेपी के बड़े बड़े नेता ईवीएम पर सवाल उठाते पाए गए, लेकिन जब बीजेपी जीतने के बाद सत्ता में आई और उसने ऐसा ईवीएम का खेल खेला कि वो खेल अब किसी की समझ के बाहर होता जा रहा है। और एक बात और गौर से समझने की जरूरत है, कोई बड़ा खिलाड़ी जब होता है ना तो ईवीएम हैक करके सारे चुनाव में एक तरफा अपनी जीत
नहीं रखता, वरना जनता सड़क पर उतरकर विद्रोह कर देगी। इसलिए ईवीएम का खिलाड़ी शातिर तरीके से कभी उपचुनाव विपक्ष को जितवा देगा तो कभी उन इलाकों में भी विपक्ष की सरकारें बनवा देगा जहां आपको यकीन हो कि लोकतंत्र जिंदा है। मैं फिर से कहूंगा कि आप मुझसे पूछ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 37 सीटों पर जीती, 43 पर विपक्षी गठबंधन जीता, तब आपने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाया? फिर से मैं कहूंगा, अखिलेश यादव ने उसके बाद भी कहा था ईवीएम पर यकीन नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि ईवीएम का खिलाड़ी ये बात जानता है कि जनता की नब्ज के एकदम विपरीत जाकर अगर वो ईवीएम हैक कर ले तो जनता सड़क पर उतर जाएगी। इसलिए बैलेंस करके बड़े चुनावों में बड़ी चालाकी के साथ बहुत कैलकुलेटिव ढंग से ईवीएम का खेल खेला जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात है, ईवीएम का खेल सब जगह खेलने की जरूरत नहीं। 22 का चुनाव हो रहा था उत्तर प्रदेश में, अखिलेश यादव ने जब यह आरोप लगाया कि हमारे वोटरों के वोट काटे गए और कई जगहों पर ईवीएम से घोटाला किया गया, अखबारों की कतरनें भरी पड़ी हैं। कभी गर्मी आई तो ईवीएम काम नहीं कर रही, कभी गलत वोट डाला तो वीडियो बनाकर लोगों ने सोशल मीडिया पर डाला, बटन दबा रहे किसी और का और वोट जा रहा कमल के फूल पर। आज तक ईवीएम की एक भी गड़बड़ी ऐसी नहीं पाई गई कि वो गलती से वोट किसी विपक्षी दल को दे या किसी निर्दलीय को दे। ये ईवीएम हर बार गलत होती है तो बीजेपी के पक्ष में ही क्यों होती है? और हर एक सीट पर ईवीएम से छेड़छाड़ करने की जरूरत नहीं। दो तरह के नैरेटिव हैं कि ईवीएम में छेड़खानी करके सारा मैनिपुलेशन नहीं होता है, चंद वोटों का बूथवार ब्यौरा जुटा करके चंद वोटों का हेरफेर होता है जिससे ईवीएम पर शंका न हो। और इसके लिए जब प्रयोग किया जाता है तब ईवीएम फुल चार्ज मिलती है। और यही आरोप कांग्रेस पार्टी ने फिर से लगाया है। उसने कहा है कि ईवीएम इस तरीके से कैसे है कि वो सारा काम करने के बाद वोट में इस्तेमाल कर रही है, मतदान के दिन इस्तेमाल हो रहा है, मतदान होने के बाद उसे एक जगह इकट्ठा किया गया, कुछ दिनों के बाद मतगणना हो रही है और मतगणना के समय जब ईवीएम को ऑन किया गया तो वो 99% और 100% चार्ज कैसे हो सकती है? सवाल में दम है। और इस समय ईवीएम एक बड़ा मुद्दा बना हुआ है। मैं फिर से कह रहा हूं, ईवीएम मैनिपुलेट उसी तरह से की जाएगी कि जनता विद्रोह में सड़क पर न उतर आए और जनता की चेतना के एकदम विपरीत जाकर के ईवीएम का खेल नहीं खेला जाएगा। अगर यह सच पूछना है तो बिहार, छत्तीसगढ़ और उत्तर प्रदेश के लोगों से नजदीक से इसका फर्क समझ में आएगा। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस के साथ यही हुआ। कोई नहीं कह रहा था कि छत्तीसगढ़ कांग्रेस हारेगी, हार गई, बीजेपी सरकार बनाती। बिहार में खुद आरजेडी ने 2020 में आरोप लगाया, 2022 में अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया और 24 में तो जीतने के बाद भी उन्होंने यह सवाल उठाया। और अब एलन मस्क ने एक ट्वीट करके सबको हैरान कर दिया कि एआई के दौर में ईवीएम सुरक्षित कतई नहीं है। इसलिए वो बहस फिर से जिंदा हो गई कि जिन देशों ने ईवीएम को बनाया, उसका संकल्पना ली, वो अपने बैलेट पेपर से क्यों मतदान कराते हैं? ये ईवीएम कुछ ही देशों में क्यों इस्तेमाल की जाती है? ये ईवीएम हर चुनाव में क्यों नहीं इस्तेमाल की जाती? और जहां बैलेट पेपर से होता है वहां बीजेपी हारती हुई दिखती है। जैसे हरियाणा के चुनाव में ही शुरुआत में जब बैलेटों की गिनती हो रही थी, कांग्रेस एक तरफा जीत रही थी। समाजवादी पार्टी 2022 के चुनाव में 312 सीटें बैलेट पेपर में जीती हुई है और जब अंतिम परिणाम आया तो 125 पर रुक गई समाजवादी पार्टी। ये ईवीएम ऐसी मशीन है जो कैसे हैक होगी ये विद्वान बताएंगे, क्योंकि चुनाव आयोग ये कहता है कि हमने आपको बुलाया तो था कि हैक करके दिखाओ, तो उसने शर्त रखी थी कि बिना छुए, जैसे आजकल बाबा बिना पेट छुए हवा में कैंची से पथरी का ऑपरेशन कर दे रहे हैं और पाखंड फैला रहे हैं, वैसे ईवीएम के लिए यह बात कही जाती है। लेकिन सच बात यह है कि जो सिस्टम जनता का यकीन खो दे जमहूरियत में, लोकतंत्र में, उसका प्रयोग जमहूरियत की हत्या है। आपका क्या मानना है नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।